नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान जोन। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 2 बहुपद। दोस्तों, बहुपद हमने कक्षा 6 से किसी न किसी रूप में पढ़े हैं, चाहे वह बीज गणित की शुरुआत के रूप में हो, चाहे वो समीकरण के रूप में हो। हम टुकड़ों टुकड़ों में इन चीजों को पढ़ते आ रहे हैं। कक्षा 6 में हमने बीज गणित नाम की प्रश्नावली के रूप में इनको पढ़ा। कक्षा 7 में सरल समीकरण प्रश्नावली थी। कक्षा 8 में एक चर वाले रैखिक समीकरण नाम से एक प्रश्नावली थी और कक्षा 9 में बहुपद नाम से ही प्रश्नावली थी और कक्षा 10 में भी इसी नाम से एक प्रश्नावली है। तो हम कक्षा 6, 7, 8, 9 और अब 10 इन चर राशियों को और बहुपदों को या बीजीय व्यंजकों को किसी न किसी रूप में पढ़ते आ रहे हैं। तो हम कक्षा 10 की प्रश्नावली बहुपद शुरू करें उससे पहले ये जो हम पढ़े हैं इनको संक्षिप्त रूप में हम एक बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो जो चीजें हमने पढ़ी है उनको एक बार हम ताजा कर ले, ताकि इस प्रश्नावली में दिक्कत नहीं आए। तो हम मोटे मोटे रूप से इन चीजों को देखने की कोशिश करेंगे कि हमने अभी तक बीज गणित के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी है। सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा है चर अचर पढ़ा है। उसके बाद हमने पढ़े बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं, बहुपदों के प्रकार क्या होते हैं, शून्य क्या होते हैं। तो इन सभी टॉपिक को हम 15-20 मिनट के अंदर संक्षिप्त में एक बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चर और अचर के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, गणितीय राशियां जो होती है, गणितीय राशियां वो दो प्रकार की होती है। एक तो चर राशियां और एक होती है अचर राशियां। चर राशियां कौन सी होती है? चर राशियां वे राशियां होती है या वे संख्या या वे अंक होते हैं जिनके मान हर सवाल में, हर किताब में या हर कक्षा में बदल जाते हैं, या जब जैसी जरूरत होती है उनके मान परिवर्तित होते रहते हैं। कैसे? जैसे हमने किसी कक्षा में x पढ़ा तो कभी किसी सवाल में x बराबर 2 भी लिया होगा, किसी में x का मान 4 लिया होगा, किसी में x का मान 30, 40, ऐसे हर सवाल में हर स्थिति के अनुसार इस राशि का मान परिवर्तित होता रहता है। तो ऐसी राशियां हैं जैसे x है, y है, z है, a है, b, c और कभी कभी क, ख, ग इस प्रकार की राशियों का इस्तेमाल भी करते आए हम। ये पुरानी किताबों में मिल जाएंगे आपको क, ख, ग, लेकिन अभी ये चलन में नहीं है तो इनको रहने दो। इसी प्रकार हम p, q, r इस प्रकार की अनेक राशियों का इस्तेमाल करते हैं, जिनके मान जब जैसी जरूरत होती है हम परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं और नए मान लेते रहते हैं। तो इनके मान हमेशा चलायमान होते हैं, यानी परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए इनको कौन सी राशियां कहते हैं? चर राशियां। दूसरी होती है अचर राशियां। अचर राशियां ये होती है जैसे 2, 4, 3, 5। इनके मान कभी परिवर्तित नहीं होते, चाहे पहली क्लास से ले लो, चाहे 10वीं क्लास से ले लो, चाहे पहली प्रश्नावली में ले लो, चाहे दूसरी प्रश्नावली में ले लो, चाहे किसी सवाल में ले लो, इनके मान हमेशा फिक्स होते हैं। ये जो अंक है इसके मान हमेशा इतना होता है तो इतना ही होता है, किसी भी सवाल में इतना ये नहीं हो सकता। 4 का मान इतना ही होता है तो इतना ही रहता है, यानी इन सवालों के मान हर परिस्थिति में सेम रहते हैं, यानी ये हिलते नहीं है। तो ये कैसे होते हैं? अचर। तो चर और अचर राशियां बीज गणित में दोनों साथ चलती है। इन चर राशियों और अचर राशियों से जो संख्या बनती है या जो व्यंजक बनता है उसको हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है, ये क्या है? ये सारे बीज कहलाते हैं और इनसे बनने वाले जो संख्या है वो बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक कैसे भी हो सकते हैं, इनका इस्तेमाल, इनका दोनों का इस्तेमाल हो सकता है या सिर्फ इनका भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर कहीं पर खाली x लिखा है तो ये भी बीजीय व्यंजक है, और कहीं पर 2x लिखा है तो वो भी बीजीय व्यंजक है। इसी प्रकार के हमने कुछ यहाँ बीजीय व्यंजक लिखे हैं। तो बीजीय व्यंजक में क्या होता है? कुछ तो अचर भाग होता है और कुछ
चर भाग होता है। तो ये कुछ बीजीय व्यंजक हमारे सामने मैंने अलग अलग प्रकार से लिखे कि कौन कौन सी संभावनाएं बन सकती है। तो यानी बीजीय व्यंजक में हमेशा क्या होगा, कुछ चर भाग होगा और कुछ अचर भाग होगा, और अचर भाग और चर भाग से मिलकर के जो संख्या बनेगी उसको हम कहेंगे बीजीय व्यंजक। अब हमको इन बीजीय व्यंजक से आना कहाँ है, बहुपद पे। बीजीय व्यंजक तो समझ में आ गया कि भाई अगर किसी व्यंजक या किसी संख्या में कुछ अचर मान है, कुछ चर मान है और उनसे मिलकर के कोई संख्या बन रही है तो उसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब बहुपद में और बीजीय व्यंजक में क्या फर्क है, इसको समझना है। बहुपद, ठीक है, तो बहुपद और बीजीय व्यंजक में फर्क एक ही आएगा कि बहुपद में जो चर राशि की घात होती है वो हमेशा पूर्ण संख्या होती है। तो इस बात को नोट कर सकते हो तुम कि बहुपद की क्या विशेषता होती है, इसको नोट कर लेना कि बहुपद में चर राशि की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है। इस बात को नोट करना है और याद रखना है। कोई पूछ ले कि बहुपद क्या है, भाई प्रश्नावली का नाम ही बहुपद है, कोई भी आएगा क्लास में कभी भी तुम्हें, तो पहली बात ये पूछ सकता है कि बहुपद किसे कहते हैं। तो आपको क्या कहना है कि ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे इनमें से ही बहुपद आएंगे। इसलिए क्या कहना है कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशि की घात, जो मेन बात क्या है, घात किसकी, चर राशि, चर राशि की घात हमेशा पूर्ण संख्या हो। जिस बीजीय व्यंजक में चर राशि की घात पूर्ण संख्या हो वो बीजीय व्यंजक क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। तो अब हम इसमें से कोशिश करके फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इनमें से कौन कौन से बहुपद है, कौन कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद है और कौन कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। जैसे पहला ले लो, पहले में चर राशि कौन सी है, x, और x की घात कितनी है, एक पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। इसी प्रकार दूसरा लेते हैं, दूसरे में चर राशियां दो है, x भी है और y भी है। x की घात कितनी है, 2, y की घात कितनी है, 1, दोनों ही पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद है। तीसरा लेते हैं, यहां भी चर राशि x और y है, दोनों की घात 1 1 है, दोनों ही पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी बहुपद है। अब आते हैं इस पर, यहां चर राशि है x जो कि रूट के अंदर है, यानी x का वर्गमूल है। वर्गमूल का मतलब होता है, इसको आप यूं भी लिख सकते हो कि x की घात 1/2, यानी घात क्या हो गई, पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस बीजीय व्यंजक में x की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो बस हमको पहले काम ये करना है कि किसी बीजीय व्यंजक को पहचानना है कि वो बहुपद है या बहुपद नहीं है। आते हैं अगले में, x और y 2 है, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ y की घात 1 है, दोनों ही पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। हमने सब पढ़ रखा है, ये पुरानी जो छोटी क्लासें थी उनमें सब पढ़ के यहाँ तक आए हैं, तो हमको खाली एक बार उसी पुरानी चीज को याद करना है। यहाँ आ जाते हैं, ये x, अब यहाँ x की घात कितनी है, क्योंकि ये बटा में, अगर ये ऊपर आएगा तो x की घात कितनी हो जाएगी, ये जैसे 3/x है, अगर इसको ऊपर लेंगे तो हो जाएगी x की घात 1, ऊपर आएगा तो x की घात -1 हो जाएगी, और ये जो -1 है ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि इस x की घात पूर्ण संख्या में नहीं है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। इसी प्रकार जब भी तुमको चर राशि बटा में दिखे वो ऊपर आएगी तो घात माइनस में हो जाएगी, घात अगर माइनस में हो गई इसका मतलब वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो वो बहुपद नहीं होगा, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। अब आते हैं यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, सभी पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद
ठीक, तो बस तुमको क्या करना है, ये बहुपद नहीं है और ये बहुपद नहीं है, तो बस ये चीजें दिमाग में रखनी है कि अगर चर राशि अंडर रूट के अंदर है या चर राशि बटा में है या चर राशि की घात माइनस है या चर राशि की घात भिन्न में है, तो ऐसे जो बीजीय व्यंजक होंगे वो बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होंगे। ठीक, तो इस पंक्ति को याद कर लेना, तब हम बीजीय व्यंजक से बहुपद के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या आ गया, बहुपद क्या होता है हम समझ लिए। अब हम कोशिश करेंगे बहुपदों के प्रकार को समझने की कि कौन कौन से बहुपद होते हैं। तो शुरू करते हैं एक बार। बहुपदों के प्रकार। बहुपदों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है और अलग अलग नाम भी अलग अलग आधार पे दिए। तो बहुपदों को हम बांटेंगे दो आधार पे। यहाँ पे एक तो उसमें पदों की संख्या के आधार पे, दूसरा बांटेंगे चर राशि की घात के आधार पे। तो पदों के आधार पे उनके क्या क्या नाम है, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपदों को 3 या 4 भागों में बांट सकते हैं। एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, और त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, तो इन 3 भागों में बांट सकते हैं। इससे ज्यादा अगर पद आएंगे तो उसको हम सामान्यतया बहुपदीय कह देते हैं। तो अब बात आती है इनको पहचान कैसे करनी। तो इन पदों की संख्या को पहचानने से पहले पद को पहचानना पड़ेगा। तो मैं यहां लिखता हूं जैसे 2xyz और एक लिखता हूं x प्लस वाई। अब किस बहुपद में कितने पद है इसकी पहचान कैसे होगी। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक याद रखना है। क्या रखना है कि हमको शुरू से चलना है, जहां प्लस या माइनस आ जाए, चलते समय जहां प्लस या माइनस आ जाए वहां से पद का परिवर्तन हो जाता है। तो यहां से अगर शुरू करें तो चलते चलते कहीं भी प्लस माइनस नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा एक पद है। यहां से चलने पर ये प्लस आ गया, इसका मतलब ये 2 पद हो गए। इसी प्रकार एक और लिखें, अब इसमें गिने तो अगर यहां से चलें तो ये प्लस आ गया, यानी यहां से पद परिवर्तन हो गया। फिर यहां से ये प्लस आ गया, तो इसमें कितने पद हो गए, 3। यानी किसी बीजीय व्यंजक में जहां जहां प्लस और माइनस आता है, ठीक है, उससे आधार पे हम पद गिनेंगे। उसके जहां प्लस और माइनस होगा उससे पदों में परिवर्तन होगा। लेकिन अगर कहीं पर सजातीय पदों को अलग लिखा है तो उनको एक गिनना है। इसको कैसे समझेंगे कि अगर कहीं पर 2x प्लस x लिखा है, यानी ये भी x है और ये भी x है, तो इनको हमें एक ही गिनना पड़ेगा। ये वास्तव में कितना हो जाएगा, 3x, तो ये एक ही पद है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बहुपद के अंदर पदों की संख्या गिन सकते हैं और पद जितने होंगे उसके आधार पे हम क्या करेंगे, इनके नाम लिखेंगे। तो एक पदीय बहुपद के उदाहरण क्या हो जाएंगे, जैसे ये x हो गया, 2x हो गया, x स्क्वायर हो गया, 3x स्क्वायर yz, ये सारे जो हमने लिखे हैं x, 2x, x स्क्वायर, 3x स्क्वायर yz, ये सारे एक पदीय बहुपद है। द्विपदी के उदाहरण की बात करें तो x प्लस 2 ये द्विपदी है, x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, या एक्स क्यूब प्लस 3xy, ये जो सारे हैं इन सारों में 2 पद है, क्योंकि बीच में इनके प्लस है, या कहीं माइनस रख लो, भले ये प्लस या माइनस आ जाए तो वहां से ये 2 पद होने के कारण ये बहुपद कैसे हो गए, द्विपदी हो गए।
तीसरा हम लेते हैं त्रिपदीय बहुपद। इनमें कितने पद होंगे? 3, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 या एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड या x प्लस वाई माइनस जेड। ये सारे कैसे बहुपद है? त्रिपदीय। 3 से ज्यादा पद होंगे तो उसको हम क्या कह देंगे? बहुपदीय बहुपद कहेंगे। तो ये जो बहुपदों का वर्गीकरण है किसके आधार पर है? ये पदों की संख्या के आधार पर है। हम एक और तरीके से बहुपदों को बांटेंगे और वो है किसके आधार पे? चर राशि की घात के आधार पर। चर राशि की घात कितनी है उसके आधार पर हम उस बहुपद का नाम देंगे। इसके आधार पर बहुपदों को 3 भागों में बांटेंगे। 1, 2, 3। पहले कहलाएंगे रेखिक बहुपद, दूसरे कहलाएंगे द्विघातीय बहुपद, और तीसरे त्रिघातीय बहुपद। इनको पहचानने की कोशिश करेंगे। ऐसे बहुपद जिसमें चर राशि की घात किसी पद में 1 से ज्यादा नहीं हो वो कहलाएंगे रेखिक बहुपद। देखिए कैसे? जैसे x प्लस वाई, यहां दोनों पदों में 2 चर राशियां अलग अलग है लेकिन किसी पद में चर राशि की घात 1 से ज्यादा नहीं है। ऐसे बहुपद रेखिक कहलाते हैं। इसी प्रकार x प्लस 5, इसमें भी चर राशि जो है उसकी घात 1 ही है। इसी प्रकार 3x, इसमें भी चर राशि की घात 1 ही है। इसी प्रकार और ले लो x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें क्या हो रहा है? इसमें चर राशियां 3 हैं। चर राशियां 3 है लेकिन तीनों की घात किसी भी पद में 1 से ज्यादा नहीं है। अब हम एक लेते हैं समझने के लिए। जैसे ये है एक्स वाई, इसमें एक ही पद है, 2 चर राशियां हैं, दोनों की घात 1 है लेकिन ये रेखिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक ही पद है तो इनकी घातें 2 कहलाएगी। एक ही पद में 1 घात इसकी और 1 घात इसकी, तो ये 2 घात होने के कारण ये जो बहुपद है वो रेखिक बहुपद नहीं है। अब हम बात करेंगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में क्या होगा कि हर पद की घात हम गिनेंगे और अधिकतम घात 2 जिस अगर होगी तो वो बहुपद कहलाएगा द्विघात बहुपद। यानी जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5, इस पद में चर राशि की घात 0 है, मतलब चर राशि नहीं है, लेकिन इस पद में चर राशि की घात 2 है तो अधिकतम घात 2 होने के कारण ये बहुपद क्या कहलाएगा? द्विघातीय बहुपद। इसी तरह ये ले लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 5, इसमें 3 पद है लेकिन तीनों पदों में सर्वोच्च जो घात है, सबसे बड़ी घात जो है वो कितनी है? 2 है। तो इस बहुपद की घात भी कितनी कहलाएगी? 2 ही कहलाएगी। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी द्विघातीय बहुपद है। दोनों पदों में घात कितनी है? 2। लेकिन अगर हम इसको यूं ले लें एक्स वाई जेड, तो इसमें एक ही पद है और 3 चर राशियां हैं और तीनों चर राशियों की 1 घात, तो घात जुड़कर कितनी हो गई? 3 हो गई। तो ये द्विघातीय बहुपद नहीं है। अब आते त्रिघातीय। तो त्रिघातीय का सेम कॉन्सेप्ट रहेगा कि उच्चतम घात किसी पद की कितनी होनी चाहिए? 3। अब इसको यूं समझ लो एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड, ये त्रिघातीय। क्यों? कि इस पद में तो घात 1 है लेकिन इस पद में इस चर की घात तो 2 और इस चर की घात 1, तो इस पद की घात 3 हो गई। इसी प्रकार x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये भी त्रिघातीय बहुपद है। तो इस प्रकार से हम बहुपदों का नामकरण कर सकते हैं।
या तो पद के आधार पे अलग अलग नाम दिए जाते हैं उनको, या चर राशि की जो घात है उसके आधार पे नाम दिए जाते हैं। इनसे बड़ी घातें होने पर बहुपद की घात संख्या में व्यक्त की जाएगी। तो ये हो गया तुम्हारा बहुपदों के अलग अलग प्रकार जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं। अब जो एक अंतिम टॉपिक जो हमको इस प्रश्नावली में आने से पहले पता होना चाहिए, और वो है शून्यक। शून्यक क्या होता है, इसके बारे में आपको नोट कर लेना चाहिए एक चीज को, कि शून्यक चर राशि का वह मान है, शून्यक चर राशि का, शून्यक क्या होता है, चर राशि का वह मान जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए। इसको समझना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि शून्यक हमने 9th में भी बहुत पढ़ा है और इस बार भी बहुत पढ़ेंगे। कोई पूछ ले कि शून्यक क्या होता है, तो मेन समझने की बात यह है कि शून्यक होता क्या है। उसके बाद तो हम खूब कैलकुलेशंस करेंगे, खूब शून्यक निकालेंगे, लेकिन शून्यक होता क्या है कि चर जो बहुपद के चर राशि है, उस चर राशि का क्या मान रखें कि बहुपद का मान शून्य हो जाए, उस मान को हम कहेंगे कि ये शून्यक है। जैसे एक बहुपद है आपका x + 5, ठीक है। तो अब इसको सोचें कि x में क्या मान रखें या x का, कि इस पूरे का मान 0 हो जाए। तो अगर हम सोच भी सकते हैं कि यहाँ -5 हो, तो ये -5 + 5 कितना हो जाएगा, 0। तो इसकी जगह अगर मैं कितना रख दूं, -5, तो ये बराबर कितना हो गया, 0। यानी x का मान -5 रखने पर इस बहुपद का मान कितना हो जाता है, 0। इसका मतलब बहुपद का शून्यक क्या हो गया, बहुपद का शून्यक हो गया -5। शून्यक यानी शून्य लाने वाला, x का वह मान जो बहुपद का मान शून्य कर दे। और हम उदाहरण ले लें, जैसे x -5 एक बहुपद है, इसका शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक यानी x की जगह क्या रखें कि ये पूरा 0 हो जाए। तो अगर x की जगह हम 5 रख दें, कितना, 5, तो ये 5 - 5 0 हो जाएगा, यानी x बराबर 5 क्या हो गया, शून्यक हो गया। तो शून्यक क्या हुआ, इस चर का, ये क्या है, चर राशि जो है, इसका वह मान जो हमने यहाँ रखा, वह मान जिससे इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो उस मान को हम इस बहुपद का क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। अब शून्यक निकालने का तरीका क्या है, यहां हमको ये तो पता चल गया कि इस बहुपद का शून्यक कितना है, इस बहुपद का शून्यक 5 है। निकालने का तरीका क्या है कि जिस बहुपद का हमको शून्यक निकालना है उसके बराबर 0 रख दो। अगर इस बहुपद का शून्यक निकालना है तो इसके बराबर, इसका मान हमको 0 चाहिए, तो पहले से 0 रख दो और यहाँ हल करो, ये -5 उधर जाएगा तो x बराबर 5 आ जाएगा। ये क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्यक। इसी प्रकार यहाँ -5 आए थे, यहाँ बराबर हमने 0 रखा, ये 5 उधर जाएंगे तो x बराबर -5, ये इस बहुपद का शून्यक है। तो शून्यक निकालने का तरीका हमने 9th क्लास में खूब पढ़ा है। जो बहुपद दे रखा है उसके बराबर क्या रख दो, 0 रख दो और समीकरण को हल करके x का मान निकाल दो। जो x का मान आएगा वो बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं जो तुम्हारे कक्षा 10 के अंदर जो सवाल दे रखे हैं उस पैटर्न के ऊपर आते हैं। अब हम आते हैं कुछ ग्राफ पे। प्रश्नावली 2.1 शुरू करें उससे पहले हम कुछ ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राफ और शून्यकों के बीच क्या संबंध है, ताकि हमारे जो 2.1 है वो आसानी से समझ में आ जाएगी।
तो हमने क्या किया है, कुछ समीकरण लिए हैं और उनके ग्राफ खींचे हैं। हम 9th क्लास में खींचे हैं ऐसे ग्राफ, हमने इस तरह की टेबल बना के, याद होगा आपको अच्छी तरह से, ऐसे हम टेबल बनाते थे, यहाँ x का मान या y के मान 3 या 4 मान निकाल करके हम ऐसे ग्राफ प्लॉट करते थे। वैसे ही हमने ये समीकरण 1, 2 और 3 के ग्राफ खींचे। तो यहाँ कुछ चीज नोट करनी, हमने ग्राफ जो खींचे सामान्यतया इन रैखिक समीकरणों के खींचे एक घात वाले के, लेकिन ये जो समीकरण है घात 2 वाले का है और ये जो समीकरण है वो घात 3 के बहुपद का है। समझना क्या है, जो देखिए ये जो ग्राफ हमने खींचा रैखिक समीकरण का, अब इसका हमको शून्यक ढूंढना है कि इस ग्राफ में कहाँ शून्यक है। तो इसको ये समझना कि जो ग्राफ की लाइन है, जो ये जो लाइन है वो किसकी है, इस समीकरण की लाइन है। तो किस बिंदु पर इस बहुपद का मान 0 हो रहा है, तो ये जो बहुपद है, ये बहुपद की जो लाइन है, यहां पर आके बहुपद क्या y, तो यहां पर y का मान कितना हो गया, ये y का मान 0 यहां, तो y का मान 0 कहां हुआ, यहां। जब y का मान यानी बहुपद का मान, y बराबर हमने क्या ले रखा है, बहुपद, जो बहुपद का मान है वही y का मान है। तो यहां पर आकर जब x कितना था 2, जब x 2 था तब y का मान कितना हो गया, तब y का मान हो गया 0। यानी जब x 2 था तब बहुपद का मान 0 हो गया, यानी x बराबर 2 क्या हो गया, x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक है। और तुम इस तरीके से भी देख सकते हो कि अगर यहाँ 2 रखो तो 2 इंटू 4, 2 4, 4 माइनस 4 0, यानी जब x का मान, चाहे ग्राफ से देखो चाहे इस समीकरण से देखो, जब x का मान 2 होगा तो y का मान 0 होगा, या जब यहाँ देखो x का मान 2 होगा तब बहुपद का मान 0 हो जाएगा, इसलिए शून्यक है। अब समझना यह है कि अगर ये एक घात का समीकरण है यानी रैखिक समीकरण है या रैखिक बहुपद है, तो शून्यक भी कितना आ रहा है, 1। इसी प्रकार ये जो है द्विघात का बहुपद है, इस बहुपद की घात 2 है, तो ये इस तरह की लाइनें आएगी। ये पक्का है कि अगर किसी द्विघात समीकरण की तुम रेखा खींचो या ग्राफ के ऊपर प्लॉट करो तो इस तरह से या इस तरह से या इस तरह की लाइनें आएगी। तो अब यहां जहां x को काट रहा था वो शून्यक था, तो यहां पर भी क्या होगा, जहां x को पंक्ति काट रही है यानी यहां और यहां, वो शून्यक होंगे। यहां हमको जो 10वीं क्लास में करना है वो न तो ये ग्राफ बनाने, 10वीं कक्षा में ये ग्राफ प्लॉट करना हमारा काम नहीं है, केवल ग्राफ को रीड करना है। क्या करना है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है या ये जो लाइन है, ये जहां पर x को काट रही है वो शून्यक है। तो 2.1 में हमको यही करना है। अब यहां कितने शून्यक है, यहाँ 2 शून्यक है। कौन कौन से, एक तो 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। इसी प्रकार जितने भी शून्यक है तो शून्यकों की संख्या निकालनी है हमको। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी है, ये जो लाइन है ग्राफ की, ये x को y से कितनी बार काटे कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहाँ y को काट रही है, लेकिन यह नहीं गिनना है x को कितनी बार काट रही है। यानी जब यहाँ आई तब y का मान 0 था और जब यहाँ आई तब y का मान 0 था। तो इस बहुपद का मान 2 बार 0 आया, जब x का मान ये था और x का मान ये था। तो शून्यकों की संख्या यहाँ कितनी होगी, 2। तो रैखिक समीकरण में जहां घात 1 होती है शून्यक 1 आता है, जहां घात 2 होती है बहुपद की वहां शून्यक 2 आएंगे। इसी प्रकार अब यहाँ घात 3 है तो शून्यक कितने आएंगे, शून्यकों की संख्या होगी यहाँ 3। ये देख लो, ये जो लाइन है ये x को कितनी बार काट रही है, एक बार यहाँ काट रही है, एक बार यहाँ काट रही है और एक बार यहाँ। तो इस प्रकार से 3 घात वाले बहुपद के शून्यक कितने आएंगे, 3। तो सेम ये कार्य हमको 2.1 में करना है। उसमें हमको ग्राफ को देखना है और ये गिनना है कि जो ये लाइन है ग्राफ की या बहुपद की जो रेखा है, बहुपद की रेखा ने x अक्ष को कितनी बार काटा,
या अगर काट नहीं रही है तो छू रही है, उसको भी काउंट होगा। जैसे मान लो कि ये लाइन यहां आके यूं चली जाए, तब भी ये एक काउंट होगा। तो जो बहुपद की रेखा है वो एक्स अक्ष को कितनी बार काटती है या छूती है, उतने शून्यक उस बहुपद में होंगे। तो अब हम करते हैं 2.1 के जो ग्राफ दे रखे हैं उनको लेते हैं। साथियों, ये जो 6 स्थितियां हैं ये आपकी प्रश्नावली 2.1 में दे रखी है, और हमको क्या करना है कि बहुपदों की जो ग्राफ खींचे हुए हैं उनको देखकर उन बहुपदों में शून्यकों की संख्या निकालनी है। सेम जो अभी हमने किया उसी पैटर्न पे चलना है कि बहुपद की जो रेखा है वो जितनी बार एक्स अक्ष को काटे या फिर एक्स अक्ष को छुए उतने शून्यक उस बहुपद में होंगे। तो ये कोई बहुपद की रेखा है जो इस ग्राफ में एक्स अक्ष को ये कितनी बार काट रही है, एक भी बार नहीं काट रही है, सीधी निकल गई, इसको कभी काटा ही नहीं। तो इसका मतलब इस बहुपद में शून्यक कितने हैं, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यहां की संख्या बराबर 0। तो इस स्थिति में इस बहुपद का, जिस बहुपद की ये रेखा है उस बहुपद का कोई शून्यक नहीं है, यानी कि अगर उसमें कोई भी मान रख दो उस बहुपद का मान कभी भी 0 नहीं आएगा। ये दूसरी स्थिति है। इसमें जो बहुपद की रेखा है वो क्या कर रही है, एक बार एक्स अक्ष को काट रही है यहीं पे और कहीं नहीं काटा। तो यहां शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि संख्या यहां होगी 1, क्योंकि ये जो बहुपद की रेखा है इसने इस एक्स अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पर काटा यहां पे, यानी यही एक एक्स का ऐसा मान होगा जो बहुपद में रखेंगे तो बहुपद का मान 0 हो जाएगा। इस एक मान के अलावा कभी भी बहुपद का मान 0 नहीं होगा। यहां आते हैं, यहां बहुपद की रेखा ये रही, ये 3 जगह पर इस एक्स अक्ष को काट रही है, ठीक है। तो यहां शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3, यानी इस बहुपद में, जिस बहुपद की ये रेखा है उस बहुपद में 3 ऐसे मान होंगे x के जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाएगा। 3 मान होंगे x के ऐसे, तो 3 शून्यक होंगे। यहां आते हैं, ये बहुपद की रेखा है, ये बहुपद की रेखा x अक्ष को कितनी बार काट रही है, 2 जगह पे काट रही है। इसका मतलब इस बहुपद में शून्यकों की संख्या होगी बराबर 2। तो 2x के ऐसे मान होंगे जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाएगा। इसी प्रकार इस बहुपद की बात करें, कितने शून्यक होंगे, 1 2 3 और 4। तो यहां लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर 4, यानी x के 4 ऐसे अलग अलग मान होंगे जो इस बहुपद में रखने पर बहुपद के मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आते हैं उस बहुपद की बात करते हैं जिस बहुपद का ये लाइन खींची हुई है। इस संख्या ने, इस रेखा ने x को कितनी बार टच किया या काटा, 3 बार, इसलिए यहां शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या बराबर 3, यानी 3 ऐसी अलग अलग मान होंगे x के जो इस बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 आ जाएगा। तो दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और बने रहिए। धन्यवाद।